Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. So in today's video, you know very well, we already discussed lots of the important topic regarding the last chapter of the part A related to the term 1 examination is an issue of share. And in this chapter we already discussed what is the meaning of share, what are the characteristics of share, what are the types of the company, and what are the different methods by which company issued its share, like sweat equity share, like private placement of share, and the ESOP is a very important plan which are offered by the company to its shareholder, that is an employee stock option plan. So after discussing this topic, that is the very famous topic, that is different methods, different flotation method by the company for issue of share. Now we are moving to the very important and very critical point for the issue of share, that is in public subscription of share. In this stage, in this topic, we discussed how company issued its share to the public or to the private applicants, and what are the rules and regulations which have to be adopted by the company while issuing its share. So without creating any delay, let's start the today's topic, that is in stages occupied or occurred in the public subscription of share. So let's discuss about it. Okay, so you can see that the first two stages of the public subscription of share, the first one is the to issue prospectus, second to receive application, and the third stage पे हम लोग बात कर रहे थे to make allotment of share. To make allotment of share में you can see that कि minimum subscription एक concept रखा गया है from the SEBI as well as the Companies Act कि minimum इतना amount होना चाहिए. SEBI के according 90% और Companies Act के according ये कह रहा है जो भी आपको मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आप प्रोस्पेक्टस में उसको मेंशन कर दो, ताकि बाद में अगर आप अलॉटमेंट ना करो शेयर्स का तो सब्सक्रिप्शंस वाले जिन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइड शेयर्स वाले एप्लीकेंट्स डिसअपॉइंट ना हो. और लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स रखा गया है, वो लिख दीजिए. देखिए पेज नंबर 7.16 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है. पेज नंबर 7.16 में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 हैज नॉट प्रेस्क्राइब द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं कहता. हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट. कंपनी एक्ट कहता है हम अमाउंट नहीं बता रहे हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस में लिख दो, बट सेबी कहता है नहीं, जितना आप शेयर इशू कर रहे हो उसका 90% इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. लेकिन इसके लिए आगे भी कंडीशन रखा है, टाइम लिमिट भी रखा है. लिखा है द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन within 30 days of issue of shares. मतलब कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा. ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर. सर ये 30 दिन कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, विदिन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर. मतलब आज कंपनी ने शेयर इशू किया तो उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या मिल जाना चाहिए? शेयर अप्लाइड हो जाना चाहिए. अब आगे सर मान लीजिए कर लिया तो ठीक है, अलॉटमेंट हो जाएगा. नहीं करेगा तो क्या होगा? तो इसका आगे लिख दो इफ फेल्ड, अगर वो फेल हो जाता है,
मतलब कंपनी फेल हो जाती है, 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर पाती, तो क्या होगा, इफ फेल रिसीव एप्लीकेशन मनी या इंटायर एप्लीकेशन मनी, इंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न, मतलब क्या कर देना होगा, उसे लौटा देना होगा, मस्ट बी रिटर्न विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर आपको इंटायर एप्लीकेशन मनी, पूरा जितना एप्लीकेशन मनी आपको मिला है ना, सब लौटा दो, जिससे जिससे मिला है 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। अब इसके आगे भी शर्त हो सकता है, मान लीजिए सर किसी कंपनी ने 15 दिन के अंदर नहीं लौटाया, अब इस कंडीशन का फेल देखिए, इफ फेल, अगर कंपनी अब भी फेल हो गई तो क्या होगा, पेड एप्लीकेशन मनी, पेड एप्लीकेशन मनी विद 15% पर एनम, विद इंटरेस्ट जोड़ो, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब कहानी समझ लो, कहानी क्या है, कंपनी को 30 दिन के अंदर, जब से शेयर इशू किया उसके 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त डिसाइड किया होगा, चाहे कंपनी एक्ट की बात मानी होगी, चाहे सेबी की बात की होगी, ये कंपनी के खुद के विवेक पे डिपेंड है, विवेक मतलब खुद के डिसीजन पे डिपेंड करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी एक्ट को बेसिकली कंपनी एक्ट को तो फॉलो करना ही करना है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ये जो रूल है ना, सेबी का रूल नहीं है, ये कंपनी एक्ट का रूल है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दिस इज नॉट अ रूल ऑफ सेबी, दिस इज अ रूल ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी आपने तय किया है वो 30 दिन के अंदर अचीव कर लो, अगर फेल हो गए तो आपको सारा जितना एप्लीकेशन मनी अब तक मिल चुका है, जैसे 100 शेयर इशू किया है, 80 बिका, तो अकॉर्डिंग टू सेबी आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपने नहीं अचीव कर पाए, आप क्या करो, 80% क्या करो, पूरा पूरा लौटा दो, लौटा दिया। अब 15 दिन के अंदर जरूरत तो नहीं कि आपने 80 शेयर का पैसा लौटा दिया, हो सकता है आपने 50 शेयर का पैसा लौटा दिया, 30 शेयर का बचा हुआ है, तो पेड रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी, जितना बच गया है, रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी विद इन 15% विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, यानी जितना आप नहीं पे कर पाओगे उसको 15% पर एनम के हिसाब से रिफंड करते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक regarding the rules and regulation of the minimum subscription according to SEBI as well as the according to Companies Act. Okay. So you can see that in the last few videos in the last few classes we already discussed about the various important topic, and let's we move to the न्यू टॉपिक दैट इज इन पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 4 स्टेजेस टू इशू प्रॉस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट एंड टू मेक कॉल। देयर आर 4 स्टेज इन द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सो जिसमें प्रॉस्पेक्टस कैसे इशू करते हैं उस पर डिस्कशन हो चुका है, कैसे हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उस पर भी डिस्कशन हो चुका है, और क्या उस पर से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी डिस्कस हो चुका है। टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कैसे कंपनी शेयर को अलॉट करती है, उसको रिगार्डिंग क्या सेबी का रूल है और व्हाट आर द रूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, विच इज नोन एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिगार्डिंग दिस थिंग इज, यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, आपको पता होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी 3 तरह से शेयर अलॉट कर सकती है, फुल्ली अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट एंड नील अलॉटमेंट या जीरो अलॉटमेंट। ये स्टेजेस पता होगा ना आप लोगों को, ये इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। क्या डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे कंपनी फुल्ली अलॉटमेंट करती है। फुल अलॉटमेंट का मतलब जितना शेयर आया उतना ही पूरा देगी। और प्रो राटा में क्या होता है, बेसिकली
जितना शेयर हम मांगते हैं उससे कम शेयर कंपनी अलॉट करती है, और नील अलॉटमेंट में आपको पता ही है कि कंपनी कुछ भी नहीं देती। तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, if there is no information in the question, so in this situation in case of the pro rata allotment, excess money adjusted till allotment only। याद रखिएगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रोराटा भी है, प्रोराटा मतलब जितना शेयर आपने डिमांड किया उससे कम शेयर मिला, तो दोनों ही अगर सिचुएशन है तो आप एक्सेस मनी को सिर्फ कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट तक। कॉल्स तक आप पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट रूल है कि जो अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और नील अलॉटमेंट के केस में आप पूरा पैसा क्या कर देते हैं, थ्रू बैंक लौटा देते हैं, और इस सिचुएशन में आप एक लेटर इशू करते हैं जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। कौन सा लेटर इशू करते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट। अगर आपने कंपनी के किसी भी एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं किया या उनका पैसा लौटाया, तो लौटाने के साथ साथ उनको एक लेटर इशू करेंगे। कौन इशू करेगा, द कंपनी विल इशू द स्पेसिफाइड लेटर विच इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिग्रेट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे कंपनी शेयर अलॉट करती है। पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन को देखती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर अचीव हो जाता है और अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई इशू नहीं है, बट इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन देयर इज अ इशू कि हम कैसे शेयर को अलॉट करें। फुली अलॉटमेंट, प्रोराटा के नील। प्रोराटा के केस में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो कंपनीज एक्ट का रूल ये कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, इफ कंपनी allot the share on the pro rata basis, in this situation company can adjust the excess application money till allotment only। वो कॉस्ट तक पैसा एडजस्ट नहीं कर सकती, एक्सेस पैसे को उसे क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और इन केस ऑफ नील अलॉटमेंट आपको पता है विद इन स्पेसिफाइड डेज कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक लेटर इशू करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द लेटर इज लेटर ऑफ रिग्रेट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टू मेक कॉल्स, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि देयर आर 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस हुआ करते थे, 4 स्टेजेस। पहला टू इशू प्रोस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट एंड टू मेक कॉल्स। तो लास्ट है टू मेक कॉल्स। टू मेक कॉल्स के लिए कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि कंपनी अगर चाहे तो अलॉटमेंट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है कॉल्स के थ्रू डिमांड कर सकती है। अब इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में रूल बनाया गया है, द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप, द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी दैट इन योर बुक, द पॉइंट नंबर पेज नंबर 7.16 says that the amount to be called up either on application or an allotment or any one call shall not exceed 25% of the total quantum of the issue। 25% of the total quantum of issue। कोई भी कंपनी जितना इशू कर रही है उसके 25% से ज़्यादा पैसा किसी एक पे नहीं मांग सकती। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है तो 25% तक एप्लीकेशन मांग सकती है, अलॉटमेंट 25% तक मांग सकती है, फर्स्ट कॉल 25% तक मांग सकती है। वो इतना ज़्यादा पैसा एक साथ डिमांड नहीं कर सकती, तो उसे मैक्सिमम क्या हो सकता है, 25% ऑफ टोटल क्वांटम ऑफ इशू कर सकती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बुक में, पेज नंबर 7.16 में, all amount on shares should be fully called within a period of 12 months from the date of the allotment। अलॉटमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर, जैसे कंपनी ने आज शेयर अलॉट कर दिया तो 12 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना होगा, शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने की कोशिश करनी होगी। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए तक कंपनी को उस पर मिल जाए। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट
1 month बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल, 2 कॉल मांगने के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। जैसे अगर कंपनी फर्स्ट कॉल डिमांड कर रही है और सेकंड कॉल डिमांड कर रही है, तो 2 कॉल के बीच में मिनिमम कितने मंथ्स का डिफरेंस होना चाहिए? 1 महीने से कम महीने का जो गैप है वो परमिसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल। कॉल का अमाउंट पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को 14 days का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा। 14 days का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और क्या पॉइंट है? और अगला लिखा हुआ है, कॉल मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर। A call letter must specify the amount of the call, mode of remitting money, address to which call money is required to be sent, and the last date for sending the money। ये कुछ theoretical aspects हैं कि सेम क्लास का शेयर एक साथ उसका कॉल मनी मांगना चाहिए। सेम क्लास का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर की कॉल मनी एक साथ मांगना चाहिए। 7% प्रेफरेंस शेयर है, तो जैसे आपने क्लासेस बना के रखे हैं अपने शेयर्स के, क्योंकि कंपनी में कई तरह के क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। क्लासेस ऑफ शेयर आप रेट ऑफ डिविडेंड के बेसिस पे, उनके नेचर के बेसिस पे, जैसे कुमुलेटिव हो, नॉन कुमुलेटिव्स हो, पार्टिसिपेबल हो, नॉन पार्टिसिपेबल हो, इन सबको ध्यान में रख के आप क्या करेंगे, बेसिकली कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को डिमांड करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी। So the next topic is preliminary expenses. Basically you know very well, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, तो एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द company incurs a lots of the expenses, so which is called preliminary expenses. So what is preliminary expenses? Expenses incurred on the formation of the company. कोई भी expense जो incurred होता है, expenses incurred on formation of company, कोई भी expense कहाँ incurred होता है? जब कोई कंपनी फॉर्मेट होती है, मतलब कंपनी का जब निर्माण होता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे इसमें कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, लाइक द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट। अगर आप कंपनी के क्या बना रहे हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई भी एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, लाइक ए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे आपने कोई कंपनी स्टैब्लिश की, तो कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो कई तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ उस पर स्टैम्प लगवाना पड़ता है, और वो स्टैम्प की जो कॉस्ट होती है बहुत हाई होती है। सो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, it was also the included in the preliminary expenses. Duty payable on authorized capital, cost of preliminary books, you know very well, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई तरह की बुक्स मेंटेन करते हैं फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर करते ही करते हैं। साथ साथ कई तरह की वेरियस बुक प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये क्राइटेरिया में किसमें आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। बट इनके रूल क्या बनाया गया है? रूल ये बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द AS 26 लाइक इंटेंजिबल एसेट्स। सो एज पर AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आर टू बी written off in the year in which
in the year in which they are incurred। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बार बार बताया है शेयर के केस में भी, और एक आपको टॉपिक पढ़ाया था इशू ऑफ डिवेंचर के केस में। अगर आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते वक्त कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर किया है, सो ये सारे एक्सपेंसेस उसी साल राइट ऑफ कर दिए जाते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ से राइट ऑफ किए थे? फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दैट्स वाई ये आइटम जो होता है बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो आइटम से राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट अगर है तो वहां से, अगर नहीं है तो हम कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर ले रहा हूं, दे शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, इसको पहले इसको प्रायोरिटी मिलती है फिर इसको मिलती है, मतलब अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसको राइट ऑफ करेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 रुपए, तो पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां से राइट ऑफ करेंगे, हम लोग राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और जो बैलेंस बचेगा इट विल बी राइट ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट्स पे। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट्स आपकी जनरल एंट्री है कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो क्या क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 52। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज एन टर्म एग्जामिनेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 52, एंड सेक्शन 52 सेज दैट, एंड दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता है कि कंपनी जो होता है शेयर कई तरह से इशू कर सकती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सॉरी, डिस्काउंट इज नॉट अ मोड फॉर द इशू ऑफ शेयर। तो जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम, तो वहां पर उसको क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। और उस सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी उस सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफरेंट यूज कर सकती है। तो उस यूजेस को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। तो प्लीज नोट डाउन in your copy properly. According to Company Act 2013 section 52 subsection 2, section 52 subsection 2, and it is given in your book, that is at page number 7.22. Under section 52 subsection 2 of Companies Act 2013, the amount of किसका amount of security premium reserve may be used for following purposes। मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम आया, उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फॉर द राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो पहला पर्पस तो यही मिल गया। पहला पर्पस क्या है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस commission, you know very well, which
which type of commission? That is an underwriting commission. Commission or discount on issue of share, on issue of shares और डिवेंचर। अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं और उस पर कोई एक्सपेंस है या कोई कमीशन पेबल है या कोई डिस्काउंट है तो हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड है आपका फॉर इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। थर्ड पॉइंट है फॉर इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। हम बोनस शेयर इशू करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है बाईबैक करने के लिए, बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक क्या होता है हम लोग डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज द बाईबैक ऑफ शेयर। अभी आप ये पर्पसेस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि व्हाट आर दी पर्पसेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।